आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। जी हाँ, हिमालय के विस्तार को समझेंगे। उत्तर से दक्षिण तक हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, और वो प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु नदी और गंगा नदियाँ या भागीरथी नदी की बात कहें, हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। हिमालय का विस्तार आखिर कैसे हुआ है, तो बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं, और हिमालय का उत्तर से दक्षिण का विस्तार हम समझते हैं। देखिए, जहाँ पर हिमालय पर्वत की यदि बात करें, जहाँ पर वर्तमान में हिमालय पर्वत है, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय पर्वत का विस्तार कैसे हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास ही पहले एक सागर हुआ करता था भारत के उत्तर में। उसी सागर को टेथिस सागर कहा जाता था। पहले एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझें। भारत के उत्तर में जो सागर था उसी को कहा जाता था टेथिस सागर। तो वर्तमान में उसी टेथिस सागर के पास जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसी का नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो टेथिस सागर में आखिर कैसे भूचाल आया जिससे वहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, तो उसके लिए जो है आपने ध्यान रखना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रही है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो दक्षिण की ओर खिसक रही है। जब प्लेट आपस में मिलती हैं, पृथ्वी के अंदर एक भूगर्भिक क्रिया होती है, हलचल होती है, और उसी हलचल के द्वारा टेथिस सागर का सारा मलबा पर्वत श्रृंखलाओं में निर्माण हुआ। ये आज की बात नहीं है, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व से ऐसे ही प्लेट जो है हलचल कर रही है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट, भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, जबकि यूरेशियन प्लेट की बात करें, यूरेशियन प्लेट की हम बात करें, वो दक्षिण की ओर खिसक रही है। यदि कोई परीक्षा में आपसे पूछ ले आखिर ये प्लेट है क्या, तो देखिए थोड़ा ध्यान समझें। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य भाग जो है पृथ्वी का वह मेंटल कहलाता है, मध्य भाग मेंटल कहलाता है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर। तो जो क्रस्ट है भूपर्पटी की ऊपरी परत है और मेंटल की ऊपरी परत, दोनों आपस में जो है टकराती हैं। दोनों आपस में क्या है? टकराती हैं। भूपर्पटी की एक सतह टकराती है, और जो मध्य भाग है पृथ्वी का जिसे मेंटल कहा जाता है, उसका ऊपरी सतह आपस में टकराती हैं। उनके टकराने से ही हलचल पैदा होती है। तो 7 करोड़ साल पहले से ये हलचल हो रही है, और टेथिस सागर का सारा मलबा इसी हलचल से, ध्यान रखना है, हिमालय पर्वत के रूप में बदला है। और यदि आपसे कोई पूछे कि क्या हिमालय पर्वत का निर्माण अभी भी हो रहा है, तो ध्यान रखना, अभी भी हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं रुका है। अभी भी हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। प्लेट खिसकने से हो रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है दक्षिण की ओर खिसक रही है। जब ये दोनों प्लेट टकराती हैं तभी टेथिस सागर का मलबा बाहर आता है, और आपने कुछ जो है पर्वत श्रृंखलाओं की चोटी जो है कुछ वर्षों के बाद बड़ी हुई प्रतीत होती हैं। तो चलिए जो है समझते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को, उसके उत्तर से दक्षिण विस्तार को। तो सबसे जो उत्तर में है हिमालय, उसी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपने समझना है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार यदि हम समझें, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 400 किलोमीटर का है। लगभग कितने किलोमीटर का है? 400 किलोमीटर का। जबकि पश्चिम से, बड़े ध्यानपूर्वक आपने एक पॉइंट समझना है, जबकि पश्चिम से पूर्व का विस्तार, पश्चिम से पूर्व का विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर का है। पहले इन दोनों फैक्ट को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। यदि हिमालय का विस्तार पूछा जाए और हिमालय का ऐसा विस्तार आपसे पूछा जाए कि बताइए पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई की में फैला हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से यदि बात करें पूर्व की ओर। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है उत्तर से दक्षिण की ओर। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो
जैव विविधता का क्षेत्र है या कहे एक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र, तो वो किस ओर है। देखिए जो ये हिमालय है इसका विस्तार कुछ कम है पश्चिम हिमालय का, जबकि पूर्वी हिमालय का विस्तार अधिक है। तो जैव विविधता पर ध्यान समझें, जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है वो पूर्वी हिमालय में अधिक है। वो किस हिमालय में अधिक है? पूर्वी हिमालय। जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की नई नई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसी क्षेत्र को जैव विविधता कहा जाता है, उसी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि यदि पश्चिम हिमालय की तुलना पूर्वी हिमालय से करें तो कौन सा हिमालय इन दोनों में जैव विविधता के लिए अनुकूल है, तो आपने ध्यान रखना है पूर्वी हिमालय। इसी पूर्वी हिमालय में वृक्षों की ऊंचाई भी कुछ अधिक है, तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जैव विविधता के लिए कौन सा हिमालय है? पूर्वी हिमालय। तो एक बार जो है कॉन्सेप्ट को और समझे। यदि उत्तर के से दक्षिण का विस्तार समझे तो सबसे पहला जो हिमालय है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो हिमालय है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय को आंतरिक हिमालय या टेथिस हिमालय कहा जाता है। बड़े ध्यान समझे, टेथिस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। इसकी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हम समझेंगे, मगर पहले माइंड में अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कैसा है जरा इस बात को समझिए। इसी ट्रांस हिमालय के बाद जो हिमालय आता है उसे हिमाद्री कहा जाता है, या उसे वृद्ध हिमालय कहा जाता है, या उसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उसे हिमाद्री कहा गया है, उसे वृद्ध हिमालय कहा गया है, उसे ही ग्रेट हिमालय कहा गया है। हिमाद्री किसका पर्यायवाची है यह आपने ध्यान रखना है, वो ग्रेट हिमालय का है, वृद्ध हिमालय का है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यदि बात करें हिमाद्री की तो जितने भी ऊंचे शिखर हैं, अधिकतर ऊंचे शिखर हिमालय किस भाग में हैं? यदि प्रश्न पूछा जाए तो अधिकतर ऊंचे शिखर हिमाद्री में हैं, उसे कहा जाता है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, अन्नपूर्णा की बात करेंगे, धौलागिरी की बात करेंगे, सभी ऊंची चोटियों की आज बात करने वाले हैं। वे सभी ऊंची चोटियां आपको वृद्ध हिमालय या हिमाद्री में दिखाई देंगी। उसके बाद का जो हिमालय है उसे मध्य हिमालय, बड़े ध्यानपूर्वक आपने समझना है। उसके बाद का जो हिमालय है मध्य हिमालय, लघु हिमालय या महाभारत हिमालय के नाम से जाना गया है। महाभारत हिमालय, यही पॉइंट है समझने के लिए कि महाभारत हिमालय हिमालय के किस क्षेत्र को कहा गया है। तो महाभारत हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय उसी को कहा गया है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय का नाम है आपका महाभारत हिमालय, जबकि ग्रेट हिमालय का नाम है हिमाद्री। जब और ट्रांस हिमालय की बात करें उसी को कहा गया है टेथिस हिमालय, उसी को कहा गया है टेथिस हिमालय। सबसे जो नवीनतम जो है हिमालय श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? शिवालिक, या उसे बाह्य हिमालय कहा गया है, या उसे मानक पर्वत की भी संज्ञा दी गई है। किस पर्वत की संज्ञा दी गई है? मानक पर्वत की संज्ञा। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मानक पर्वत की संज्ञा हिमालय के किस भाग को दी गई है, तो आपने ध्यान रखना है शिवालिक को दी गई है। किस भाग को दी गई है? शिवालिक। तो उत्तर से दक्षिण को हमने समझा है। सबसे पहले जो है प्राचीन ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय भी कहा गया है, उसके बाद हिमाद्री है, उसके बाद मध्य हिमालय है या महाभारत हिमालय कहा गया है, और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की या बाह्य हिमालय शिवालिक को कहा गया है। बाह्य हिमालय किसे कहा गया है? शिवालिक को कहा गया है। और इसी को प्राचीन काल में पुराणों में आपने ध्यान रखना है मानक पर्वत भी कहा गया है। मानक पर्वत इसी का नाम है शिवालिक का। अब एक पोर्शन जो है और पूछा जाता है कि सचर जोन, बड़े ध्यान समझे, और हिंज लाइन किन हिमालय के मध्य है। यदि बात करें सचर जोन की या हिंज लाइन की तो आपने ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय और हिमाद्री या कहें ग्रेट हिमालय के मध्य का क्षेत्र सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। एक बार और समझे क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सचर जोन किस किस के मध्य है, हिंज लाइन किसके मध्य है। तो हिंज लाइन या सचर जोन ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य है या कहें हिमाद्री के मध्य है। उसके बाद यदि प्रश्न पूछा जाता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ विद्यमान है,
या किसके मध्य के क्षेत्र को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है? तो आपने ध्यान रखना है हिमाद्री, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय के मध्य के क्षेत्र को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है, किसके मध्य के क्षेत्र को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है? देखिए, जो आप ये प्रश्न पढ़ रहे हो ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। सचर जोन भी पूछा जाता है परीक्षा में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी पूछा जाता है और अभी हाल ही में मेन बाउंड्री फॉल्ट भी पूछा गया है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट आपने ध्यान रखना है, शिवालिक जो नवीन हिमालय है या बाह्य हिमालय है और मध्य हिमालय के मध्य के क्षेत्र को कहा गया है। मध्य के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपने ध्यान रखना है किस किस का क्षेत्र है? मध्य हिमालय और आपका हिमाद्री का। देखिए, सेंट्रल शब्द कहाँ आएगा, पहले इस चीज़ को आप कवर करें कि सेंट्रल शब्द आएगा आखिर कहाँ पर आएगा। देखिए, ये 4 भाग हैं। सेंटर आप अपने जो है अकॉर्डिंग देख सकते हो। हिमालय को उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। यदि आप परीक्षा में बैठकर आखिर भूल गए कि हमने आखिर क्या पढ़ा है देखिए, 2 भाग तो ये रहे आपका, एक ट्रांस हिमालय, बड़े ध्यान समझें, एक ट्रांस हिमालय और ये एक आपका ग्रेट हिमालय। ये क्या है? एक आपका ग्रेट हिमालय। उसके बाद आपका ये मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है, मिडिल है, और लोअर है ये नवीन हिमालय है जिसे शिवालिक कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? शिवालिक। देखिए, 2 इस ओर रखें आप और 2 इस ओर रखें और इनके जो सेंटर का जोन बनेगा, इनके सेंटर का जोन बनेगा उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर है? सेंटर भाग कहाँ पर है? 2 इस ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 2 इस ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो मध्य में है सेंट्रल भाग। मध्य में क्या है? सेंट्रल। तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपने देखा होगा किसकी ओर दिखाई दिया? आपने मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य दिखाई दिया, ग्रेट हिमालय के मध्य दिखाई दिया। तो इस प्रकार से भी आप जो है ये ध्यान कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट आखिर किन के मध्य है। तो 2 जो है इस ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 2 इस ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लें इन सभी पॉइंटों का, उसके बाद और भी जो अच्छे अच्छे फैक्ट आज समझेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आज सभी पॉइंटों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने वाले हैं। आइए चलते हैं और जो है कुछ नया सीखें। अब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। जी हाँ, ट्रांस हिमालय को समझते हैं। उत्तर से दक्षिण तक 4 भागों में बटा है आपका हिमालय। अब सबसे जो पहला पॉइंट है वो समझते हैं आखिर ट्रांस हिमालय है क्या, जिसे 33 हिमालय भी कहा गया है या जिसे आंतरिक हिमालय भी कहा गया है। तो ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहले उन पर्वत श्रृंखलाओं को समझते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय की आखिर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को समझने से पहले एक पॉइंट आप जान लें कि भारत के उत्तर में पामीर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, पामीर का जो पठार दिख रहा है भारत के उत्तर में, ये पामीर जो श्रृंखला है, पामीर का जो पठार है, ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन से बना है। एक चीन की कुनलुन पर्वत श्रृंखला, चीन की कुनलुन पर्वत श्रृंखला, भारत की काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पाकिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, पाकिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। पामीर का जो पठार है भारत के उत्तर में है, ये है 3 पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन से बना है। कुनलुन पर्वत श्रृंखला एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाने जाते हैं। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कुनलुन। उसके बाद आपने ध्यान रखना है यही पामीर पर्वत श्रृंखला यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो काराकोरम श्रृंखला का भी मिलन यही होता है और पाकिस्तान से आने वाली हिंदू कुश श्रेणी का भी मिलन होता है पामीर श्रृंखला में। किस श्रृंखला में? पामीर में। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को भी किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में बांटा गया है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत परीक्षा में आते हैं तो इस लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक आप समझें। इसी जो है ट्रांस हिमालय की यदि बात करें तो ट्रांस हिमालय में ही जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय में ही है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे उत्तर में है और यही काराकोरम पर्वत श्रृंखला को किशनगिरी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला किसका नाम है?
तो ये काराकोरम का नाम है। भारत के सबसे उत्तर में, बड़े ध्यान समझें, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे उत्तर से गुजर रही है और इसी में सियाचिन ग्लेशियर है, नुब्रा घाटी में है और यही काराकोरम श्रृंखला पीओके से गुजरती है। किस क्षेत्र से गुजरती है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और इसी पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसे K2 गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। अब यही परीक्षा में सबसे शानदार प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन आखिर है कहाँ, किस पर्वत श्रृंखला में है? तो आपने ध्यान रखना है K2 गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है और K2 गार्डविन ऑस्टिन दूसरे नंबर की जो है पूरे विश्व में चोटी मानी जाती है जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर भी है। तो ये K2 गार्डविन ऑस्टिन आपने ध्यान रखना है पीओके में है और आपका काराकोरम श्रृंखला का भाग है। किसका भाग है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। तो काराकोरम की बात हमने क्या पढ़ी कि भारत के सबसे उत्तर की यदि बात करें, भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम है। काराकोरम को किशनगिरी पर्वत श्रृंखला कहा गया है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है और जब ये काराकोरम श्रृंखला नुब्रा घाटी से निकलती है तो इसी में सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे ऊंचाई का युद्ध मैदान कहा जाता है। और यही काराकोरम श्रृंखला जब पीओके से गुजरती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरती है, तो इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी काराकोरम श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, कुछ महत्वपूर्ण हिमनद है, जैसे बालतोरो हिमनद बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम में ही एक हिमनद है, ग्लेशियर है बालतोरो हिमनद, वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बाद जो पर्वत श्रृंखला है उसे लद्दाख कहा जाता है, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के बाद जो ट्रांस हिमालय में आती है उसे जास्कर कहा जाता है। पहले ये समझे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो काराकोरम भी ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख श्रेणी भी ट्रांस हिमालय में है और लद्दाख श्रेणी का एक भाग कैलाश श्रेणी भी इसी हिमालय में ही है और जास्कर श्रेणी। और कौन सी है? जास्कर श्रेणी। तो 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसी ट्रांस हिमालय में। ठीक है, अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र से निकलती है और इसी लद्दाख श्रेणी में पूरे विश्व में सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है जिसे राकापोसी कहा गया है। राकापोसी तीव्र ढलान की चोटी यदि पूछा जाए किस पर्वत श्रृंखला में है तो वो लद्दाख श्रेणी में है। राकापोसी गिलगित में है, गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो वो गिलगित में जो राकापोसी है पूरे विश्व में तीव्र ढलान की चोटी के नाम से जानी जाती है जो लद्दाख श्रेणी में है। उसके बाद बात करें जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी के में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और यही जास्कर श्रेणी में एक माउंटेन है जिसे नंगा पर्वत कहा जाता है। भारत के सबसे पश्चिम में जहाँ से सिंधु नदी घाटी पाकिस्तान में चली जाती है तो वहाँ पर एक जो है पर्वत है जिसे नंगा पर्वत कहा जाता है, नेक्ड माउंटेन कहा जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ये नंगा पर्वत किस श्रेणी में है तो जास्कर में है। किस श्रेणी में है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर से ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जो ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यदि परीक्षा में पूछा जाए, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से बहती है। मानसरोवर की झील तिब्बत में है, कैलाश पर्वत के पास है, कैलाश पर्वत के पास है और कैलाश पर्वत भी या कैलाश श्रेणी भी लद्दाख श्रेणी का ही भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैलाश श्रेणी तिब्बत में है, भारत में नहीं है। और इसी कैलाश श्रेणी में एक बहुत पवित्र झील है जिसे मानसरोवर कहा जाता है और मानसरोवर के एक क्षेत्र से ही सिंधु नदी निकलती है। मगर सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके समझें। उसी के बाद मानसरोवर झील से ही सांगपो नदी निकलती है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जिसे भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। इसी झील के पास से सतलुज नदी भी निकलती है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय के पास से निकलने वाली नदियों के नाम बताओ तो ट्रांस हिमालय से बड़े ध्यान समझें सिंधु नदी निकलती है। इसी ट्रांस हिमालय के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जिसे सांगपो भी कहा जाता है और इसी ट्रांस हिमालय से सतलुज नदी निकलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 3 नदियाँ निकलती हैं ट्रांस हिमालय से। और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय में उसका विवरण हमने
दिया है अभी, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। सारे प्रश्न आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को हमने समझना है। आइए जो है अब हिमालय का अगला भाग देखते हैं, जिसे हिमाद्री या ग्रेट हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री या ग्रेट हिमालय इसलिए प्रसिद्ध है, अपने ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध है। अपने ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर तो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा शिखर है 8,850 इसकी वर्तमान में ऊंचाई है। ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को दो नामों से जाना जाता है। तिब्बत में से, बड़े ध्यान समझें, तिब्बत में से चोगयो लुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इसे चोगयो लुंगमा कहा जाता है, जबकि नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में से क्या कहा जाता है? सागर माथा। चोगयो लुंगमा भी माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। ये ऊंची चोटी है आपकी कहाँ? नेपाल में। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, बड़े ध्यान समझें, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू ऊंचे शिखर कहाँ हैं, तो ये ऊंचे शिखर भी आपका नेपाल में हैं। ये ऊंचे शिखर भी आपका कहाँ पर हैं? नेपाल में। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मैकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ऊंचे शिखर बताइए कहाँ हैं, तो ये आपका नेपाल में हैं। मगर यदि हम ध्यानपूर्वक समझें, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की। 8,000 लगभग 850 इसकी ऊंचाई है। पहले 8,848 थी, मगर अब कुछ बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, केवल भू संचलन से आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो है ऊंचा शिखर है वो K2 है पूरे विश्व का, K2 गार्डविन ऑस्टिन। मगर वो किस पर्वत श्रृंखला में था? वो था काराकोरम में। वो था किस में? काराकोरम में, या कहें ट्रांस हिमालय में, तो दूसरा जो ऊंची चोटी है वो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। पूरे विश्व का तीसरा ऊंचा शिखर दो देशों की सीमा पर है, भारत और नेपाल। पूर्णतः भारत में नहीं है। कंचनजंगा, जी हाँ, कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत के किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा लगभग 8,598 मीटर ऊंचाई है कंचनजंगा की। पूरे विश्व में तीसरे नंबर का ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। ये भारत और नेपाल की सीमा पर है। भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। तो पूर्णतः भारत में तो नहीं है, भारत और नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा। मगर आपने ध्यान रखना है ये टॉप 3 शिखर में आता है, तीसरा शिखर है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें उत्तराखंड की बात करें। देखिए उत्तराखंड में भी ऊंचे शिखर हैं और ये ऊंचे शिखर पूछे जाते हैं। नंदा देवी एक ऊंचा शिखर है जो उत्तराखंड में है। कामेत शिखर भी उत्तराखंड में है और त्रिशूल भी है। देखिए बड़े ध्यानपूर्वक आपने समझता है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिखर बताइए, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिखर नंदा देवी है, कामेत है और त्रिशूल है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनेगा। तो ये कामेत और त्रिशूल तो बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोनों शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामेत और त्रिशूल शिखर बताइए किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी क्या है? पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी वो नंदा देवी है। सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? नंदा देवी है। देखिए K2 गार्डविन ऑस्टिन यदि पूर्णतः बात करें तो पूर्णतः तो नंदा देवी भारत में है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के है। एक विवादित क्षेत्र में POK में है, विवादित क्षेत्र है वर्तमान में, ठीक है, तो वो विवादित क्षेत्र में है, मगर पूर्णतः जो भारत में दिखाई दे रही है वो क्या है? एक नंदा देवी है। कामेत और त्रिशूल जो है वो उत्तराखंड के प्रमुख शिखर हैं। इसी जो है पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे पूर्व में जो पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, उसे नामचा बरवा कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नामचा बरवा। देखिए नंगा पर्वत हमने इस ओर पढ़ा था अभी ट्रांस हिमालय में, और इधर हम जिस हिमालय की बात कर रहे हैं नामचा बरवा एक चोटी है जो सबसे कहाँ है? आपका पूर्व में है। तो ग्रेट हिमालय के बारे में हमने समझा है। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, कैसे ऊंचे शिखरों के बारे में परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद जो है जिस हिमालय की बात करेंगे तो उसी हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाएगा और उसी हिमालय को लघु हिमालय कहा जाएगा।
लघु हिमालय कहा जाएगा। तो इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय में क्या है? तो इसी मध्य हिमालय लघु हिमालय में कश्मीर में जो पर्वत श्रृंखला है उसे पीर पंजाल कहा जाता है। यदि परीक्षा पूछा जाए कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसी पीर पंजाल श्रेणी में कुछ घूमने फिरने के स्थान आपको मिलेंगे, जैसा गुलमर्ग। जी हाँ, गुलमर्ग। मर्ग क्या है? मर्ग जो है, ध्यान रखना, घास के मैदान को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। तो गुलमर्ग जो है ये स्थान पीर पंजाल श्रेणी में है। और पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। और पीर पंजाल श्रेणी से पूछा जाता है कि ये भारत के किस क्षेत्र में है? ये जम्मू कश्मीर में है। उसी हिमालय की बात समझें तो इसी हिमालय में धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। बड़े ध्यान समझें, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला या धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय लघु हिमालय का भाग है और जिसमें शिमला बसा है। जिसमें कौन बसा है? शिमला। तो शिमला किस हिमालय का भाग है? ये लघु हिमालय का भाग है। जितने भी घूमने फिरने के अपने स्थान दिखाई देंगे वे सभी मध्य हिमालय लघु हिमालय में ही दिखाई देंगे। तो धौलाधार श्रेणी भी इसी हिमालय में है, जो आपने ध्यान रखना है शिमला में है। इसी हिमालय की बात करें तो इसी हिमालय में नागटिबा, इसी हिमालय में नागटिबा पर्वत श्रृंखला है। नागटिबा पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल इसी हिमालय में है, धौलाधार इसी हिमालय में है, नागटिबा इसी हिमालय में है। और इसी हिमालय को पूर्व दिशा में महाभारत श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत श्रृंखला। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये सभी आपने ध्यान रखना है, पीर पंजाल भी, धौलाधार भी, नागटिबा भी, महाभारत भी, आखिर किस हिमालय को कहा जाता है? तो आपने ध्यान रखना है लघु हिमालय या मध्य हिमालय को कहा जाता है। अब सबसे जो है नवीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अब बात करेंगे शिवालिक की। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसे मानक पर्वत भी कहा गया है। ये शिवालिक हमने कहाँ दिखाई देगा? यदि आप हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर हो, हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर हो, तो जो पर्वत आपने दिखाई देगा तो समझ लेना वो शिवालिक का ही भाग है। वो किसका भाग है? शिवालिक। हरिद्वार और ऋषिकेश में जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है वो शिवालिक का भाग है। और जिसे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कहा गया है या पुराणों में जिसे मानक पर्वत कहा गया है। पुराणों में जिसे क्या कहा गया है? मानक पर्वत। तो उम्मीद है उत्तर से दक्षिण तक का सभी विस्तार आपको समझ आया होगा। तो भारत भूगोल की एक नई वीडियो मिलते हैं और इस वीडियो को किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए धन्यवाद।